लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स तो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन सेकेंड आईसीई किलिंग इन मिनियापोलिस मिडनाइट इन अमेरिका, इसमें अमेरिका के लोकतंत्र पर मंडराते एक गहरे अंधेरे की चेतावनी है। लेख की शुरुआत इसी कड़वे सच से होती है कि मिनियापोलिस में आईसीई एजेंट द्वारा की गई दूसरी हत्या कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि उस राजनीतिक माहौल का नतीजा है जहां संघीय एजेंटों को लगभग पूरी छूट यानी इम्प्यूनिटी दे दी गई है। संपादकीय याद दिलाता है इसी महीने की शुरुआत में रेनी गुड नाम की एक अमेरिकी नागरिक 3 बच्चों की मां को आईसीई एजेंट ने गोली मार दी थी। इसके बाद व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी स्टीफन मिलर ने एजेंटों को खुली छूट देते हुए कहा कि उन्हें रोकने वाला कोई भी व्यक्ति अपराधी माना जाएगा। लेख साफ कहता है ऐसे शब्द सीधे हिंसा को जन्म देते हैं। अब दूसरा मामला है 37 वर्षीय आईसीयू नर्स एलेक्स प्रेटी का, जिसे मिनियापोलिस में प्रदर्शन के दौरान पीठ में कई गोलियां मारी गईं। मोबाइल वीडियो से साफ है कि वो निहत्था था, हाथ में बंदूक नहीं बल्कि मोबाइल था और वो किसी खतरे की स्थिति में नहीं था। उसका अपराध बस इतना था कि वो एक दूसरे प्रदर्शनकारी की मदद कर रहा था। द गार्जियन इसे सड़कों पर किया गया एक तरह का संक्षिप्त फांसी करार देता है। लेख बताता है कि ट्रंप प्रशासन आईसीई को एक अर्धसैनिक, लगभग सीक्रेट पुलिस जैसी ताकत में बदल रहा है, जो कानून से ऊपर समझती है। सीमा बंद करने और अवैध प्रवासियों को निकालने के वादों ने भले ट्रंप को चुनाव जिताया हो, लेकिन शहरों में इस तरह की हिंसा ने आम अमेरिकियों को भी झकझोर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के सर्वे का हवाला देते हुए कहा गया है कि 2/3 अमेरिकी आईसीई की कार्यशैली से असहमत हैं। संपादकीय में यह भी रेखांकित किया गया है कि अब कुछ रिपब्लिकन नेता भी असहज होने लगे हैं। जांच की मांग उठ रही है। आईसीई की फंडिंग पर सवाल है कि नवंबर के मिड टर्म चुनावों से पहले दबाव बढ़ रहा है। लेकिन लेख चेतावनी देता है कि ट्रंप के "हम सब कुछ देख रहे हैं" जिस बयानों पर भरोसा करना भोलेपन के सिवा कुछ नहीं। आखिर में द गार्जियन बेहद सख्त शब्दों में कहता है कि ये अमेरिका के लोकतंत्र के लिए मिडनाइट का समय है। अंधेरा गहराता जा रहा है। अगर कानून से ऊपर खड़े नकाबपोश एजेंटों की इस संस्कृति को नहीं रोका गया, तो अमेरिका अपनी आत्मा खो देगा। अब जिम्मेदारी एक सभ्य और लोकतांत्रिक अमेरिका पर है कि वो खुद को ट्रंप के सत्तावादी मॉडल से बचाए और फिर से कानून, जवाबदेही और इंसानियत को स्थापित करे। लेट्स माइक आज का अखबार। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख द हैरी पॉटर जनरेशन नीड्स टू ग्रो अप में, इसमें एक पीढ़ी की आत्मालोचना है। लेख की शुरुआत इसी याद से होती है कि कैसे मिलेनियल पीढ़ी ने हैरी पॉटर को सिर्फ किताब या फिल्म नहीं, बल्कि जीवन दर्शन बना लिया था। आधी रात को किताबों की दुकानों पर लाइन लगना, हैरी पॉटर थीम वाली शादियां करना, बच्चों के नाम हमाइनी और लूना रखना, और राजनीति को भी वोल्डेमॉर्ट बना डंबलडोर की लड़ाई की तरह देखना, ये सब उस पीढ़ी की पहचान बन गया। लेख कहता है लगभग 20 साल बाद भी हैरी पॉटर की दुनिया मौजूद है। गेम बिक रहे हैं, टीवी सीरीज बन रही हैं, लेकिन उसका नैतिक असर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। खासकर जेन जी के लिए हैरी पॉटर अब कहानी नहीं रहा। वो मिलेनियल्स का मजाक उड़ाते हैं कि तुम स्लीथेरियन नहीं हो, तुम 36 साल के हो। लेख का तर्क है कि हैरी पॉटर एक खास समय की राजनीति और सोच का उत्पाद है। 1990 के दशक की उदारवादी दुनिया का, जब लगता था कि इतिहास में सबक सीख लिया है और अच्छाई अंततः जीत ही जाएगी। लेख समझाता है कि जेके रोलिंग की किताबें 90 के दशक के लिबरलिज्म से गहराई से जुड़ी हैं। सहिष्णुता, अहिंसा, लोकतंत्र और द्वितीय विश्व युद्ध से निकला ये विश्वास कि फांसीवाद को हराया जा सकता है। वोल्डेमॉर्ट दरअसल नाजीवाद का रूपक है और प्योर ब्लड की राजनीति नस्लवाद की। यही वजह है कि रिसर्च बताती है कि हैरी पॉटर पढ़ने वाले मिलेनियल्स ज्यादा उदार, कम हिंसक और लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले बने। लेकिन लेख कहता है जेन ज़ी एक बिल्कुल अलग दुनिया में बड़ी हुई है। आर्थिक संकट, ठहरी हुई मजदूरी,
टूटी संस्थाएं और लगातार अस्थिरता। उनके लिए ये विश्वास कि साधारण लोग भी मिलकर बुराई को हरा सकते हैं, अब यथार्थ से दूर लगता है। वो खुद को विनर नहीं मानते। इसी वजह से हैरी पॉटर की नैतिक सरलता आज की जटिल राजनीति में फिट नहीं बैठती। लेख ये भी बताता है कि आज के युवा दाएं और बाएं दोनों ओर संस्थाओं से मोहभंग का शिकार हैं। जहां हैरी पॉटर अहिंसा और नियमों के भीतर संघर्ष की बात करता है, वहीं आज के कई युवा राजनीतिक हिंसा को भी जायज मानने लगे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध और होलोकॉस्ट से भावनात्मक दूरी ने भी उन प्रतीकों को कमजोर किया है जिन पर हैरी पॉटर टिका था। आखिर में लेख एक मानवीय निष्कर्ष पर पहुंचता है। लेखक कहती हैं कि शायद हैरी पॉटर उनकी पीढ़ी के लिए मिरर ऑफ एरिसेट था, वो आईना जो हमारी सबसे गहरी चाह दिखाता है। एक ऐसी दुनिया की चाह जहां अच्छाई साफ दिखती हो और जीत तय हो। वो दुनिया सुंदर थी, लेकिन शायद कभी पूरी तरह सच नहीं थी। और अब वक्त आ गया है कि हैरी पॉटर पीढ़ी उस आईने से बाहर निकलकर दुनिया को जैसा है वैसा देखने का साहस करे। अल जजीरा में प्रकाशित लेख गुस्तावो पेट्रो, कोलंबियाज फॉर्मर रिबेल फाइटर टर्न प्रेसिडेंट। इसमें कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को सिर्फ एक नेता के रूप में नहीं, बल्कि कोलंबिया के हिंसक, असमान और बेचैन इतिहास की पैदाइश के रूप में दिखाता है। लेख की शुरुआत एक छोटे लेकिन प्रतीकात्मक प्रसंग से होती है। वॉशिंगटन में रहते हुए पेट्रो का ये कहना कि वो अपने बच्चे को स्कूल से लेने नहीं जा सकते क्योंकि कोलंबिया में ये जानलेवा साबित हो सकता है। यहीं से लेख ये साफ कर देता है कि पेट्रो की राजनीति हमेशा मौत के साए में पली है। लेख बताता है कि पेट्रो का सफर एक शहरी विद्रोही संगठन M19 से शुरू होता है। बंदूक उठाने वाले इस छात्र आंदोलन का मकसद सत्ता पर कब्जा नहीं, बल्कि लोकतंत्र को जिंदा रखना था। हथियार छोड़ने के बाद पेट्रो ने संसद को अपना हथियार बनाया और पैरामिलिट्री गिरोहों, ड्रग माफिया और सत्ता के गठजोड़ को बेनकाब किया। यही ईमानदारी उन्हें जान से मारने की धमकियों तक ले गई। अल जजीरा ये रेखांकित करता है कि पेट्रो की सोच में एक निरंतरता है। जमीन सुधार, शांति, पर्यावरण और गरीबों के हक। ग्राबियल ग्रासिया मार्केस की 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड प्रभावित पेट्रो कोलंबिया के 200 साल के एकांत को तोड़ना चाहते हैं, जहां थोड़े से अमीरों के हाथ में जमीन और ताकत सिमटी रही है। 2022 में कोलंबिया के पहले वामपंथी राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के बाद पेट्रो ने कई वादे किए। जलवायु संकट से लड़ने, ड्रग वॉर को खत्म करने, कोकीन को अपराध नहीं बल्कि वैश्विक पाखंड का सवाल बताने और टोटल पीस के जरिए हर सशस्त्र समूह से बातचीत। लेकिन ये भी दिखाता है कि सत्ता में आते ही पेट्रो की कमजोरियां उभर आईं। अव्यवस्थित शासन, बार बार मंत्रियों का बदलना और शांति योजना का जमीन पर लड़खड़ाना। अल जजीरा पेट्रो को ना तो नायक बनाता है ना खलनायक। वो उन्हें एक ऐसे क्रांतिकारी के रूप में पेश करता है जो व्यवस्था के खिलाफ लड़ते हुए सत्ता तक पहुंचा, लेकिन उसी व्यवस्था के भीतर बदलाव लाने में संघर्ष करता रहा। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ट्रंप को चुनौती देने, गाजा पर इजराइल से रिश्ते तोड़ने और जलवायु पर बेबाकी से बोलने के बावजूद देश के भीतर उनकी लोकप्रियता घटी है। लेख का सार यही है कि पेट्रो का राष्ट्रपति काल शायद अधूरी क्रांति है, न पूरी तरह असफल न पूरी तरह सफल। उनके समर्थकों के लिए ये अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है, एक बीज जिसका फल शायद आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.